एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एमरे कहीं खोया हुआ था और लगातार वो सब्जी काटता ही जा रहा था। तो तभी उसे किस्मत रोकती है और कहती है कि सब्जी काफ़ी कट चुकी है, रुक जाओ रुक जाओ। तब उसे थोड़ा होश आता है और फिर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि अर्दा वाले किस्से से तुम काफ़ी परेशान हो, है ना। तो कहता है कि तुम सोच रही होगी कि मुझे काफ़ी राहत मिल गई होगी जब मुझे पता चला कि बच्चा मेरा नहीं है। आखिर ऐसा बच्चा कौन चाहेगा जिसकी माँ ज़ेदा हो। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं पिता होना एंजॉय कर रहा था। मैं बहुत खुश था कि आखिर कोई ऐसा होगा जिसे मेरी ज़रूरत होगी। तो जिस पर किस्मत उसे संभालती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम फिर दोबारा भी तो पिता बन सकते हो, तुम्हारे और भी तो बच्चे हो सकते हैं। लेकिन एम्ब्रे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे मेडिकल इशू है। और अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम एक फैमिली बनाओगी एक लड़के के साथ और तुम्हारे बच्चे होंगे, अगर ऐसा सपना देखती हो तुम गलत आदमी के साथ हो। जिस पर किस्मत नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि मैं तो अपनी फैमिली में अनवांटेड चाइल्ड थी, तो मुझे हमेशा से एक अच्छी फैमिली की उम्मीद कभी रही ही नहीं है। जिसके बाद फिर वो सॉरी बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम बाहर और ज़ेदा को देखते हैं जो अभी भी उस ओल्ड लेडी के घर में थे, लेकिन वो लेडी सो जाती है। जिसके बाद वो लोग चुपचाप वहाँ से निकलते हैं और नाना से भी इशारा करते हैं कि वो उन्हें न जगाए। और बाहर आते वक्त बाहर नाना को कहती है कि अब से दरवाज़ा अच्छे से लॉक करना। तो वो बोलती है कि मैं जानती हूँ आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि इन्होंने दरवाज़ा खोल लिया था, वो बस एक गलती थी। आप प्लीज़ मिसेस आयला को मत बोलना। अब गैस मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा, आयला था क्या था, मतलब इस ओल्ड लेडी की जो बेटी है। मैं चेक नहीं कर रही, तो इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी नहीं है। एनीवेज वो लोग गले मिलते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बाहर कहती है कि देखा तुमने, हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, ये हमारे साथ हुआ क्या। मैं तुम्हें हमेशा कहती थी कि कोई गड़बड़ है, लेकिन वो कहती है कि गड़बड़ क्या, उस आदमी ने कहा था ना कि चैरिटी है। लेकिन एकदम वो रुक जाती है, कहती चैरिटी, लेकिन इस अपार्टमेंट में तो कोई गरीब था ही नहीं। तो अब जाकर ज़ेदा को समझ में आता है कि यहाँ वाकई ही गड़बड़ थी। इसके बाद बाहर बोलती है कि ये सोचो स्पॉट में वो लोग पता नहीं किस तरह की सब्सटेंस टाइप की चीज़ें रखते होंगे। अब गाइस आप समझ गए होंगे मैं किस सब्सटेंस की बात कर रही हूँ। यहाँ तक आइडिया लग जाता है बाहर को। वो बोलती है कि उन बर्तनों में ज़रूर कोई ऐसी चीज़ थी सब्सटेंस की, तभी तो उन्होंने हमें गैस पर डायरेक्ट रखने से मना किया था। लेकिन इतना बोलते ही बाहर को याद आता है कि वो अपने सभी बर्तन तो उसी ओल्ड लेडी के घर में छोड़ आई है। अब ये सोचकर वो लोग घबरा जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी इस कहानी को ख़त्म करूँगी और मेन पॉइंट्स आपको बताऊँगी, एकदम डिटेल नहीं बताऊँगी क्योंकि अभी कहानी काफ़ी लंबी खिंच गई है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द मैं सीरियल को ख़त्म करूँ। एनीवेज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल और भी बड़ा हो सके। एनीवेज कमिंग बैक टू द वीडियो। इसके बाद में ज़ेदा बोलती है कि ठीक है मैं जल्दी से पॉट लेकर आती हूँ, लेकिन बाहर रोक लेती है कि नहीं नहीं अब वापस मत जाओ, हम सुबह देखेंगे क्या करना है। इसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीरीन और आरिफ अभी भी रेस्टोरेंट में थे, जहाँ पर वो कहती है कि यहाँ पर एक और लड़की अपने माँ के साथ आती थी। इसके बाल भी मेरी तरह कर्ली थे और उसकी मॉम भी उसे मेरी मॉम की तरह डांटा करती थी कि तुम अपने बालों को ज्यादा सीधा मत किया करो, खराब हो जाएंगे, ये है वो है। पता है जो आपसे प्यार करता है जब वो चला जाता है तो आप एकदम बेकार हो जाते हो, क्योंकि देखो ना एक माँ ही होती है जो आपकी देखभाल करती हैं, आपको डांटती हैं, आपको हर अच्छी चीज़ बताती हैं, आप उन्हीं की वजह से स्पेशल फील करने लगते हो। लेकिन जब वो चली जाती है तो फिर आपकी वैल्यू कौन करेगा, कौन आपको पूछेगा, आप किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं रहोगे। पर गाइस मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो ऐसी बातें बार बार इसीलिए करती है ताकि आरिफ को बार बार गिल्ट हो। पर मैं गलत भी हो सकती हूँ। सच में अपनी माँ को कौन भूल सकता है, कोई इंसान कितना भी खराब क्यों ना हो मगर वो अपनी माँ को नहीं भूल सकता। तो एनीवेज इसके बाद शीरीन बोलती है कि चलो अब घर चलें। तो वो बोलता है हाँ। तो वो वेटर को बुलाता है और जैसे ही वो बिल पे करने लगता है तो बोलती है कि मैं पे करती हूँ, लेकिन आरिफ मना कर देता है। तो वो बोलती है ठीक है नेक्स्ट टाइम ट्रीट मैं दूंगी। तो वो एकदम चुप हो जाता है हैरानी से। तो वो बोलती है क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आओगे ना। तो फिर उसे ओके बोलना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से किस्मत और एमरे को देखते हैं, जहाँ पर एमरे बोलता है कि तुम्हारा भाई आरिफ तो सच में बहुत ही अच्छा इंसान है। जो कुछ उसने मिस्टर अनवर के लिए किया वो कौन कर सकता है, जिस तरह उसने अपनी शॉप ही दे दी। तो वो कहती है कि हाँ आरिफ तो सच में बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद में एमरे कहता है कि मैंने सुना था कि वो इंजीनियरिंग कर रहा था अच्छी खासी, तो फिर उसने बीच में ही ड्रॉप आउट क्यों कर दिया। तो बोलती है क्योंकि एक बेकार सी लड़की की वजह से। बोलता है क्या मतलब। तो बोलती है कि एक लड़की थी
तो वो उससे बहुत प्यार करता था। उन लोगों ने अपनी फ्यूचर को डिस्कस किया, लेकिन उस लड़की ने धोखा दे दिया और बीच में ही उसके दोस्त से शादी कर ली। तो वो बोलते हैं कि क्या नाम है उसका, तो बोलती है उसका नाम, बेकार सी लड़की थी वो, उसका नाम है बरशान। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बरशान रात के अंधेरे में बेंच पर बैठी हुई है और चारों तरफ काफी सुनसान माहौल है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बाहर और ज़ेदा बातें करते हुए घर वापस आ ही रहे थे तो रास्ते में वो कॉल भी करती है कई बार, लेकिन कॉल अटेंड नहीं करती दोनों लड़कियां बरशान का। इसके बाद में वो लोग घर पहुंच रहे होते हैं और तरलाबाशी की गलियों में होते हैं तो देखते हैं कि आगे से शीरीन और आरिफ भी जा रहे हैं। तो ज़ेदा बोलती है कि ये लोग साथ में इतनी रात में क्या कर रहे हैं, तो फिर वो आवाज़ भी देते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। तो शीरीन कहती है कि हम लोग तो डिनर करके आ रहे हैं, बड़े मज़े से खुश होकर बताती है। तो उनके बीच में कुछ बातें होती हैं और फिर बहुत ही क्रिप्टिक वे में ज़ेदा बोलती है कि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं लेकिन वो कुछ और निकलते हैं, और जिन्हें आप अपना नहीं समझ रहे होते वो अच्छे निकलते हैं। और ऐसे ज़माने में आ गए हैं हम कि सामने वाले को पहचान नहीं सकते। एक्चुअली उसका इशारा तो आरिफ की तरफ होता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता कि क्यों शीरीन के साथ ये घूम रहा है। एनीवेज इसके बाद में फिर वो लोग ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आने के बाद में सब लोग अपने अपने घरों में जाते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन तभी ज़ेदा और बाहर तो गेट पर रुक जाते हैं और शीरीन क्या करती है ना, अपना दरवाज़ा खोल के बंद कर देती है और अंदर नहीं जाती ताकि उन दोनों की बातों में कान लगा सके। वो बड़ी अजीब से एक्सप्रेशन मनाती है हमेशा जब भी कान लगाती है, हंसती है अजीब वे में। ज़ेदा बोलती है कि आखिर ये क्या कर रही है आरिफ के साथ, तो बाहर बोलती है बेकार की बातों में ध्यान मत दो, हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट है। तो ज़ेदा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। तो बोलती है क्या संभालोगी, पता नहीं हम कहाँ फंस गए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बोलती है कि चिंता मत करो। तो वो बोलती है चिंता कैसे ना करूं, अगर हम दोनों जेल चले गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो ज़ेदा बोलती ठीक है मैं संभाल लूंगी, चलो मैं अर्दा को ले जाती हूँ। लेकिन वो कहती कि नहीं अर्दा को अभी मत ले जाओ क्योंकि अर्दा अभी सो रहा है। और ये सारी बातें तो ऑफ कोर्स शीरीन सुन ही लेती है और काफ़ी सरप्राइज भी होती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैम भी उसी बेंच पर बरसान के पास होता है और उसे काफ़ी चिल्ला रहा होता है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ चले गए। तो वो कहता है कि उन्होंने डिलीवर किया ही नहीं, क्योंकि सच तो ये है कि उन लोगों ने ही पुलिस बुलाई होगी। लेकिन बरसान कहती है कि नहीं, उन दोनों बेवकूफ़ों को कुछ नहीं पता, वो तो इस बारे में कुछ नहीं जानते। तो कहता है कि ईश्वर करे ऐसा ही हो, वरना मैं तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ जैसे ही ज़ेदा अपना दरवाज़ा खोलती है तो सामने बरशान को पहले से ही अंदर पाती है और एकदम से डर जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो वो बोलती है तुम भूल गई, मेरे पास एक्स्ट्रा की है तुम्हारे घर की। और बोलती है कि तुम कहाँ चली गई थी। तो उल्टा सीधा चिल्लाने लगती है कि तुमने हमें कहाँ भेज दिया था, वहाँ तो रेड पड़ गई थी, ये हुआ वो हुआ। दोनों में काफ़ी तू-तू मैं होती है। इसके बाद में बरशान सीधे बाहर की फोटोग्राफ्स दिखाती है। गाइस उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि जब बाहर डिलीवर कर रही थी एक मैकेनिक शॉप में, तो तभी किसी ने उसकी फ़ोटोज़ ले ली थी। तो उसी के थ्रू ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुमने हमारे पॉट्स वापस नहीं लौटाए तो फिर अच्छा नहीं होगा। वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ वही ओल्ड लेडी पहले तो नाना से पूछती है कि हमने खाना खाया या नहीं, चलो खाना खा लेते हैं। लेकिन वो कहती है कि हम दोनों ने तो साथ में बैठ के बैगन खाए तो थे। तो वो कहती है अच्छा हमने खाना खा लिया था, मैं तो भूल ही गई। तो वो कहती है कि हाँ आप अक्सर भूल जाती हैं, चलिए सो जाइए। लेकिन बीच रात में उठकर वो ओल्ड लेडी क्या करती है, उन सब बर्तनों को गैस पर रख देती है खाना खाने के लिए, चावल वावल गर्म करने के लिए। गैस आप तो जानते हैं कि बर्तनों को गैस पर रखने से तो मना किया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही किस्मत एमरे से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हारा सच में एक बेटा है, अर्दा के अलावा भी तुम्हारा एक बच्चा है। बाहर अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाने आती है तो जो टीचर साथ में आती है वो कहती है कि क्या कल से आप मेन रोड से बिठा दोगी। बोलती क्यों, क्योंकि दूसरे पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन है, वो कहते हैं कि यहाँ सेफ्टी नहीं है। तो वो कहती है कि इतने वर्षों से तो हम यहाँ रह रहे हैं, आज तक हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब आप हर बच्चे को उसके गेट से लेके जाती हो तो हमारे बच्चे के साथ भी आपको वही व्यवहार करना होगा। एंड गाइस पर्सनली बताऊं तो मैंने ये कुछ झेला है, मतलब ऐसा हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद भी मेरा बस वाला बहुत ख़राब था और मुझे काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था मेन रोड पे, वहीं से बस मुझे ले जाती थी चाहे कितना भी कहो। फिर ज़ेदा भी नीचे आ जाती है और कहती है कि मैं जल्दी जा रही हूँ और मैं जाकर के पॉट्स लेकर आती हूँ। वो जाने ही लगती है कि सामने से देखती है एमरे की गाड़ी आ रही होती है। तो ज़ेदा बोलती है कि अब ये क्यों आ रहा है और बाहर आते ही वो कहता है कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
तो वो बोलती है कि अभी नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो एमरे बोलता है कि क्या कुछ हमारे बच्चे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी नज़र अर्दा पे जाती है और अर्दा कुछ और नहीं पता है क्या कर रहा होता है गाइस, कि वो एमरे के शूज़ के लेस लगा रहा होता है क्योंकि वो खुले होते हैं। सच में बच्चा कितना प्यारा और कितना मासूम है, ये देखकर वो दोनों ही थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो उसके सिर पे प्यार से हाथ फिराता है और अपने लेस बंद करता है और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। लेकिन ज़ेदा कहती है कि कुछ ऐसा है जो मेरी जीने मरने की बात है, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी उसे ध्यान से देखता है। तो तभी बाहर कहती है कि तुम जाओ एमरे के साथ, मैं संभाल लूँगी ये सब कुछ। और दोनों को बाय करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ज़ेदा अर्दा को एक जगह पे बिठा देती है और उसको खिलौने वगैरह दे देती है और फिर एमरे से बात करने लगती है। तो एमरे कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम कैसे ये सब छुपा सकती हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें किसने बताया। तो बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने बताया, लेकिन तुम कैसे मुझसे मेरा बच्चे के बारे में छुपा सकती हो, कहाँ है मेरा बेटा। तो ज़ेदा बोलती है कि ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तुम क्या करोगे, हाँ क्या तुम इस बच्चे को वापस उसके माता पिता को दे दोगे। तो कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। तो वो बोलती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या पता उन्हें अपना बच्चा वापस चाहिए ना हो, क्या पता वो अर्दा को इतना प्यार ही ना दे, अर्दा उन्हें पसंद ही ना आए। एमरे बोलता है तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली, हाँ, और तुम वैसे भी उसको सारा दिन घर में रखती हो, ये उसका जीवन, उसे ढंग से कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। तो वो कहती है कि देखो अर्दा को सिर्फ प्यार चाहिए, उसको कपड़े नहीं चाहिए, जूते नहीं चाहिए। तो एमरे कहता है कि हाँ उसे कपड़े और जूते तो नहीं चाहिए, लेकिन उसे एक ढंग का इलाज तो चाहिए ना। तो ज़ेदा बोलती है ये सब इतना आसान है क्या, किसी बच्चे को पाल पोस के बड़ा करो, तुम बाहर से आके कुछ भी बोल दो। लेकिन उनके इस तरह के आर्ग्यू करने से अर्दा काफ़ी डर जाता है और वो शिविर करने लगता है। लेकिन दोनों का उस पर ध्यान नहीं होता और साथ ही वो अच्छे स्कूल में जा सके। लेकिन वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि मुझसे मेरे बच्चे को अलग मत करो, इतने वर्षों तक मैंने उसे पाला है, ऐसा मत करो। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और तभी एक डब्बा आकर उसके मुंह पे लगता है। एंड गाइस ये डब्बा किसी और ने नहीं बल्कि अर्दा ने मारा था। और अर्दा उठकर आता है और सीधा ज़ेदा से चिपट जाता है। एंड गाइस मुझे नहीं लगता कि एमरे को इससे अच्छा जवाब कोई मिल सकता है। मतलब कैसा पिता है वो, क्या वो ये माँ और बेटे के प्रेम को नहीं समझ सकता, क्या एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना क्या ये सही है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सिर्फ जन्म देने से ही कोई माता पिता बन जाते हैं। एक बच्चे को पाल पोसने में जितनी मेहनत होती है वो हम लोग नहीं समझ सकते, वो तो केवल एक माँ ही समझ सकती है। और मुझे लगता है कि माँ केवल एक शब्द नहीं होता, जब भी कोई आपको माँ बोले तो बस उसी क्षण से आप उसके माता पिता बन जाते हैं। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।